जय श्री राम दोस्तों, हॉरर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं आशीष सैनी आप लोगों के सामने एक और दर्दनाक और खौफनाक इंसिडेंट लेकर आया हूँ। एक लेडी जो शाम को 6 बजे अपने ऑफिस से निकलती है और तकरीबन रात के 10 या 11 बजे तक वो अपने घर नहीं पहुँचती है। इस बीच उनके हस्बैंड और उनके जो देवर होते हैं वो उस लेडी को ढूंढने के लिए निकलते हैं और जब वो लेडी इनको मिलती है वो घर से 40 से 45 किलोमीटर दूर किसी कब्रिस्तान में इनको एक अजीब सी हालत में मिलती है और उसका नेचर भी काफ़ी अजीब हो गया था और वो इनको देखकर अजीब व गरीब हरकतें करने लगती है। इसे देखकर इनके हस्बैंड और जो इनके देवर हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और ये जो लेडी है ये काफ़ी ज़्यादा डरावनी दिख रही थी उस टाइम पर, या फिर इसको किसी ने पोजेस कर लिया था। तो दोस्तों, इस इंसिडेंट की शुरुआत होती है अब से 7 साल पहले यानी 2018 में। 2018 में जो अनुज होते हैं वो जयपुर के रहने वाले होते हैं और जो विनीता होती हैं वो दिल्ली की रहने वाली होती हैं। तो 2018 में इन दोनों की शादी हो जाती है और अब ये दोनों जयपुर में ही रहने लगते हैं। और अब जो ये इनका परिवार है काफ़ी ज़्यादा खुश रहा करता था और जो विनीता होती हैं वो 6 या 7 महीने में प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं, यानी वो एक बच्चा कंसीव करती हैं। अब क्या होता है, जब ये प्रेग्नेंट होती हैं उसके 10 से 15 दिन तक सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन 10-15 दिन बाद इनको अपने ही घर में डर लगने लगता है, या कहें अपने ही घर में इनको रहना अच्छा नहीं लगता। या इनका कहना ये है कि जब भी अपने घर में अकेली रहा करती थी तो इनको ऐसा लगता था कि इनके साथ साथ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी या फिर कोई एंटिटी चल रही है। मतलब ये जो चीज़ इनके साथ हो रही थी वो नॉर्मल नहीं हो रही थी, वो इनको पता थी, क्योंकि घर में और कोई तो होता नहीं था और उसके अलावा इनको किसी और के होने का एहसास भी होता था। तो इनके साथ ये चीज़ें जब घर में अकेली रहा करती थी तभी होती थी, और कभी भी ये वॉशरूम में भी जाया करती थी तब भी इनको ऐसा लगता था इनके साथ में कोई खड़ा है या फिर इनके पास में कोई है। अब ये इंसिडेंट इनके साथ बढ़ जाते हैं तो ये जो होती हैं अपने हस्बैंड अनुज के साथ ये बातें शेयर करती हैं। अब जब ये अनुज के साथ ये बातें शेयर करती हैं तो अनुज इनको ऐसे ही बोल देती हैं कि तुम्हारा वहम होगा। हाँ, इनको ना अपने ही घर में जैसे ये सो रही होती हैं तो रात को काली परछाइयाँ दिखा करती थी। तो जब ये सारा इंसिडेंट अपने हस्बैंड अनुज को बताती हैं तो वो इनको केवल एक ही बात बोलकर टाल देते हैं कि तुम्हारा वहम होगा। तो और इस बात पे ध्यान भी नहीं देते। पर यहाँ पर क्या होता है, जो विनीता होती हैं उनके साथ ये इंसिडेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। तो एक रात क्या होता है, जब ये विनीता अपना रात का खाना खा के बेड पर आराम कर रही होती हैं, ये तकरीबन 11-12 बजे की बात होगी, तो इनके हस्बैंड बगल में सो रहे होते हैं, ये लेटी होती हैं, इनको भी नींद आने लगती है। अब जैसे ही इनकी आँख लगती है इनको कुछ काली परछाई इनके ऊपर बैठी हुई दिखती है। ये एकदम चीख पड़ती हैं। वहाँ पर इनकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर इनके जो हस्बैंड है वो एकदम उठते हैं, वो इसको शांत करते हैं, जो विनीता है इनको शांत करते हैं और इनको जो विनीता है वो बताती हैं कि ऐसे ऐसे कोई था जो मेरे ऊपर बैठा हुआ था, मेरे को मारने की कोशिश कर रहा था। इनको शांत करते हैं और बताते हैं यहाँ इस कमरे में हमारे दोनों के अलावा और कोई नहीं है, और इनको शांत कर उस टाइम पर सुला दिया जाता है। अब ये जो इंसिडेंट है जो अनुज अपने मम्मी पापा के साथ सुबह शेयर करते हैं, और जो इनके मम्मी पापा होते हैं वो अनुज को यही बोलते हैं कि इनको किसी डॉक्टर को दिखाया जाए, शायद कोई इनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। तो जो अनुज और जो विनीता होती हैं वो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, सारे चेकअप कर लिए जाते हैं। तो डॉक्टर बताते हैं कि रिपोर्ट्स तो सारी नॉर्मल हैं, पर ये मैंने बताया आपको ये प्रेग्नेंट भी हो गई थी। तो डॉक्टर बताते हैं प्रेगनेंसी में ऐसी जो बॉडी में काफ़ी ज़्यादा चेंज होने लगते हैं, तो उस वजह से शायद कुछ वहम वगैरह लग जाते हों। और उस टाइम पर जो डॉक्टर हैं वो इनको कुछ दवाइयाँ देते हैं और कहते हैं कि ये जो दवाइयाँ हैं इनको खाने से आप ठीक हो जाओगे। पर जो वो दवाइयाँ देते हैं 1-2 दिन तक तो ये ठीक रहती हैं, इसके साथ फिर वही हरकतें चालू हो जाती हैं। अब जो
विनीता है एक दिन अपने ऑफिस जाती है, तो उस दिन वैसे तो ये नॉर्मली 6 साढ़े 6 बजे तक घर आ जाया करती थी, लेकिन उस दिन घर पे 8 बज गए थे, लेकिन ये घर पर अभी तक पहुंची नहीं थी। तो इनके मम्मी पापा डर जाते हैं, इनका फ़ोन वगैरह लगाया जाता है, इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन इनका जो फ़ोन नंबर था वो बंद आ रहा था। अब जो इनके हस्बैंड है वो भी घर आ जाते हैं, तो वो भी पूछते हैं कि वो नहीं आई है, ये सारी जो अब तक घर नहीं आई थी उसका फ़ोन बंद आ रहा था, उनकी मम्मी उसको बताती हैं। तो अब ये सारा जो भी मतलब बातों में लगभग तकरीबन 10 से 11 बज जाते हैं, और अब जो होते हैं जो अनुज और उनके छोटे भाई उस जो विनीता है उनको ढूंढने के लिए घर से निकल जाते हैं। सबसे पहले ये इनके ऑफिस में जाते हैं, तो वहाँ जाकर जब वो लोग गार्ड से पूछते हैं तो गार्ड तो यही बताते हैं कि विनीता मैम तो काफ़ी जो उनका टाइम है 6 बजे उसी टाइम ऑफिस से निकल गई थी। अब ये लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और सोचते हैं अगर वो यहाँ से 6 बजे निकल गई है तो कहाँ गई होगी, कहीं उसके साथ कोई इंसिडेंट ना हो गया हो या कोई घटना ना घट गई हो। अब इसको ढूंढा जाता है, तो अब जब ये काफ़ी देर तक नहीं मिलती हैं तो अनुज के जो छोटे भाई होते हैं वो इनको पुलिस स्टेशन जाने की सलाह देते हैं, और जो अनुज होते हैं वो कहते हैं पुलिस 24 घंटे से पहले इतना एक्शन नहीं लेगी, ले भी लेगी पर साथ में हमें भी कुछ ना कुछ एक्शन लेना होगा और उसको जल्दी से जल्दी ढूंढने की कोशिश करनी पड़ेगी। उस टाइम पर इनके दिमाग में एक बात आती है कि ये दोनों आईफोन, जो इनकी वाइफ होती हैं विनीता और जो अनुज होते हैं, ये दोनों आईफोन यूज़ करा करते थे, और कोई ना कोई सेटिंग ऐसी होती है आईफोन में, वो ऑफ होने के बाद भी उसका जो जिस व्यक्ति के पास या जिसके पास आईफोन है वो आईफोन या फ़ोन जो भी बंद होने के बाद भी लोकेशन ट्रेस हो जाती है। अब इन दोनों फ़ोन का कुछ कनेक्शन इन्होंने पहले ही कर रखा था और जैसे तैसे ये उनकी लोकेशन निकालते हैं। अब लोकेशन देखकर इनके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। ये देखते हैं कि जो वो रोड या जो रास्ता दिखा रहे थे वहाँ तक जाने का, वो करीबन 40 से 45 किलोमीटर दूर की लोकेशन दिखा रहे थे, और वो ऐसा रास्ता था जहाँ पर ना तो विनीता कभी गई थी और ना ही कभी अनुज गए थे। और जो अनुज हैं इस चीज़ से घबरा जाते हैं और जल्दी जल्दी ये लोग गाड़ी निकालते हैं और उस लोकेशन पर पहुँचते हैं। वहाँ जाकर जो ये देखते हैं वो देखकर काफ़ी डर जाते हैं कि ये उस बारे में सोच भी नहीं सकते कि विनीता यहाँ भी आ सकती है। ये देखते हैं सामने कब्रिस्तान और चारों तरफ मतलब जो कब्रिस्तान में क्या ही हो सकता है, कब्र ही हो सकती हैं मुर्दों की, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कब्रें थी। और ये जब अंदर जाते हैं लोकेशन के थ्रू, अब जैसे ही अंदर एंटर करते ही दोनों जो भाई थे वो हनुमान चालीसा बोलना शुरू कर देते हैं। अब इनको डर तो लग रहा था, हनुमान चालीसा बोलते रहते हैं, इनको विनीता नहीं दिखाई देती है काफ़ी देर तक, तो ये हनुमान चालीसा और तेज पढ़ने लगते हैं और इसको क्या नाम जो विनीता है वो इनको नहीं मिल रही होती है। जब ये आगे बढ़ रहे होते हैं तो इनको एक बरगद का पेड़ दिखाई देता है। वो जो बरगद का पेड़ था, अब यहाँ पर ये जो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे इन्होंने और ज़्यादा तेज कर दी थी, तो जब इनको बरगद का पेड़ दिखाई देता है उसके नीचे विनीता बैठी हुई थी और अपने नाखूनों से धरती को खोद रही थी। इसे देखकर इनकी जो आंखें हैं वो फटी की फटी रह जाती हैं और ये उसे देखकर वहाँ एकदम से जम जाते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल हालात में नहीं थी और वो अपने नाखूनों से जब धरती को खोद रही थी वो गुस्से से एकदम आवाज़ें निकाल रही थी, वो अजीबोगरीब आवाज़ें निकाल रही थी और धरती को खोदे जा रही थी। और जब ये उसको बुलाते हैं विनीता जब उसका नाम लेते हैं तो वो एकदम से इनको पलट के देखती है। ये देखते हैं उसकी पूरी लाल आंखें हो रखी थी और गुस्से से इनको देख रही थी। और ये यहाँ पर एक बंदा जो है वो हनुमान चालीसा बंद कर ही नहीं रहा था बोलना, तो जैसे ये उसको बुलाते हैं वो गुस्से में एकदम इनके ऊपर आती है, दोनों के ऊपर अटैक कर देती है। अब यहाँ पर दोनों ही मतलब उनको मिल तो गई थी पर इस हालत में मिली थी। अब दोनों ही हनुमान चालीसा काफ़ी तेज़ तेज़ बोलने लगते हैं और यहाँ से इनके माइंड में केवल एक ही चीज़ आती है, क्योंकि जयपुर से जो मेहंदीपुर वाला जी है वो ज़्यादा दूर या 3 या 4 घंटे की दूरी है वहाँ पर थे, तो इनके दिमाग में एकदम से वहीं जाने का ख्याल आता है। ये हनुमान चालीसा तेज़ तेज़ पढ़ने लगते हैं और जैसे तैसे उसको गाड़ी में बिठाते हैं और गाड़ी में कुछ रस्सी वगैरह डली होती है पहले से ही पड़ी होती है, उससे विनीता के हाथ पैर बांधते हैं और हनुमान चालीसा काफ़ी तेज़ तेज़ बोलने लगते हैं।
और वहाँ से गाड़ी एकदम स्टार्ट कर लेते हैं और भगाने लगते हैं मेहंदीपुर बालाजी की तरफ। और यहाँ पर इन दोनों की हनुमान चालीसा बिल्कुल बंद नहीं हो रही थी, क्योंकि इनको पता था अगर कोई हमें बचा सकता है वो केवल बजरंगबली ही है। अब जो इनके छोटे भाई होते हैं वो घर पे ये सारी बात बता देते हैं। यहाँ पर अनुज अपना गाड़ी चला रहे थे और हनुमान चालीसा बोले जा रहे थे, तो जो छोटे भाई हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन घर पे दे देते हैं कि हम ऐसे ये हमें ऐसी हालत में मिली हैं और हम इनको मेहंदीपुर बालाजी लेकर जा रहे हैं। अब ये जब 3 से 4 घंटे ट्रैवल करने के बाद सुबह 6:30 बजे वहाँ पहुँच जाते हैं और 7 बजे वहाँ के पुजारी जी से मिलते हैं। तो वो जो पुजारी जी इनको बताते हैं उससे इनके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। पुजारी जी बताते हैं कि इनको किसी ऐसी एंटिटी या आत्मा ने घेर रखा है जो प्रेग्नेंट है और वो नहीं चाहती है कि ये अपने बच्चे को जन्म दे। अब वो जो विनीता थी अभी भी काफ़ी ज़्यादा घूर रही थी, तो जो पुजारी जी हैं वो कुछ मंत्र वगैरह पढ़कर उसको वहाँ पर शांत कर देते हैं और काफ़ी देर तक उनकी पूजा करी जाती है। वहाँ पर जो भी हवन वगैरह किया जाता है और उसके बाद जो विनीता है उनको एक ताबीज़ बनाकर दिया जाता है। और जो अनुज है उनसे पुजारी जी बताते हैं कि अभी के लिए ये चीज़ें ठीक हैं और जो इनको ताबीज़ दिया गया ये इनको जब तक ये अपने बच्चे को जन्म नहीं दे देती हैं तब तक ये इनके शरीर से अलग नहीं होना चाहिए, वरना वो जो भी चीज़ है वो ना इनको छोड़ेगी ना इनके बच्चे को। और इसके बाद घर जाकर एक तो जो विनीता है उनको बताते हैं तुम्हें बजरंगबली की जो भी हनुमान चालीसा है और बजरंग बाण के पाठ करने होंगे और एक बड़ा हवन भी तुम्हें अपने घर पर करवाना होगा। ये लोग वैसा ही करवाते हैं। लेकिन जब ये वहाँ से निकल रहे होते हैं पुजारी जी की बात सुनकर, तो जैसे ही वहाँ का कोई एरिया क्रॉस करने के बाद इनको पीछे से इनकी मम्मी की आवाज़ आती है, विनीता बेटा तुम अकेले अकेले जाओगी, मेरे को लेकर नहीं जाओगी। अब इसे सुनकर जो विनीता हो वो एकदम पीछे पलटने की कोशिश करती है। वहाँ पर अनुज इनका हाथ पकड़ लेते हैं और बताते हैं ये हम यहाँ पर केवल 3 ही लोग आए थे, मम्मी जी तो घर पर हैं और ये कोई छलावा या वो एंटिटी कोई ना कोई हरकत कर रही है ताकि तुम पलट के देखो और वो तुम पर हावी हो सके। अब इनकी बात सुनकर ये तीनों ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा बोलने लगते हैं और गाड़ी में बैठते हैं और सीधा घर आते हैं। और जैसा जैसा पुजारी जी ने बताया था वैसा ही ये बड़ा हवन करवाते हैं। हनुमान चालीसा और जो बजरंग बाण का पाठ होता है ये विनीता रेगुलर करना स्टार्ट कर देती हैं और उसके बाद ये अपने बच्चे को जन्म देती हैं। और अब जो है इन लोगों के साथ सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जो विनीता के हस्बैंड हैं और जो उनके देवर हैं वो दोनों भाई वो इंसिडेंट या फिर वो नज़ारा अब तक नहीं भूल पाए हैं। जब भी ये कभी भी उस इंसिडेंट या उस नज़ारे के बारे में सोचते हैं जो इन्होंने अपनी आंखों से देखा था, इनके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ये एकदम से जम जाते हैं, क्योंकि वो नज़ारा नॉर्मल नहीं था, काफ़ी ज़्यादा खौफनाक नज़ारा था वो। तो दोस्तों इस कहानी का यहाँ पर हम अंत करते हैं। और अगर आप लोगों के पास भी ऐसा कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं या नीचे दी गई मेल पर हमें संपर्क करें। और दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में अपना जो इंस्टा आईडी है वो भी मेंशन करने वाला हूँ ताकि आप लोग मुझे डायरेक्ट वहाँ पर डीएम कर सकें और अपने रियल इंसिडेंट भेज सकें और मैं उसको अपनी आवाज़ में नरेट कर सकूँ। और दोस्तों अगर यहाँ तक आ ही गए हो और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अपने रियल इंसिडेंट कमेंट में भेजें, मैं आशीष सैनी उन्हें नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। और दोस्तों लास्ट में अगर यही कहूँगा, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए स्टे ट्यून विद द चैनल। जय श्री राम।